नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी घटना की गहराई में जाने वाले हैं जिसे दुनिया की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। हम बात कर रहे हैं 1931 की चीन की बाढ़ की। अब शायद ये सवाल उठे कि ये कोई सामान्य बाढ़ तो नहीं थी ना? बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसा विनाशकारी सैलाब था जिसने चीन की 3 प्रमुख नदियों यांगजी, हुआई और पीली नदी के विशाल इलाकों को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया था। प्रकृति का ऐसा विकराल रूप शायद ही कभी देखा गया हो। आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे और कैसे इसने लाखों जिंदगियों को रातों रात बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 10 लाख से 40 लाख। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इतिहासकारों का अनुमान है कि इस एक अकेली प्राकृतिक आपदा में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सच कहूं तो ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इस पर यकीन करना ही मुश्किल लगता है। मतलब दुनिया के कई देशों की तो कुल आबादी भी इतनी नहीं होती। इससे पहले कि हम इस बात पर आएं कि ये सब कैसे हुआ, इस भयावह आंकड़े को समझना बहुत जरूरी है। इतनी भारी संख्या में हुई मौतों के कारण ही इसे इतिहास की सबसे घातक बाढ़ कहा जाता है। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं था, ये पूरी की पूरी बस्तियों के वजूद को मिटा देने वाला जलजला था। भाग 1, द परफेक्ट स्टॉर्म, एक बड़ा पर्यावरणीय बदलाव। आइए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। चीजें अचानक कैसे बद से बदतर हो गईं, इसे समझना बहुत दिलचस्प है, या यूं कहें कि डरावना है। देखिए, 1928 से लेकर 1930 तक पूरे चीन में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। नदियां सूख रही थीं, जमीन फट रही थी, खेती का तो बुरा हाल था। फिर अचानक 1931 की शुरुआत में मौसम ने पलटी मारी। उसी सूखी जमीन पर बेतहाशा बारिश होने लगी, और ये बारिश कोई 1-2 दिन नहीं चली, बल्कि 1931 के मध्य तक ये भयंकर तूफानों और भारी मानसून में बदल गई। और अगर ऐसा लगे कि बस इतना ही था, तो रुकिए, 1931 के आखिर तक पहाड़ों की बर्फ भी बहुत तेजी से पिघलने लगी। सोचिए, एक तरफ भयंकर सूखा और फिर तुरंत बाद इतनी भयानक बारिश और पानी। इस अचानक हुए बदलाव ने जमीन को पानी सोखने के बिल्कुल भी लायक नहीं छोड़ा। भाग 2, बुनियादी ढांचे की विफलता, जब नदियों का पानी उफान पर आ गया। तो अब सवाल ये है कि नदियां टूटी कैसे? ये एक के बाद एक होने वाली खतरनाक चेन रिएक्शन जैसी घटना थी। सबसे पहले लगातार बारिश और भारी मानसून की वजह से पूरे इलाके में इतना पानी भर गया कि सूखी जमीन एक बड़े दलदल में बदल गई। जमीन में पानी सोखने की ताकत बची ही नहीं थी। फिर दूसरे कदम में पहाड़ों से तेजी से पिघल कर आ रही बर्फ ने इस पानी के स्तर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। नतीजा क्या हुआ? तीसरे चरण में नदियों के किनारे और उस समय के बांध इतने भारी पानी के दबाव को बिल्कुल नहीं झेल पाए। वो कमजोर दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गई, और अंत में प्रमुख नदियां अपने किनारों को तोड़ते हुए बाहर बहने लगी, और देखते ही देखते हजारों गांव पूरी तरह से पानी में समा गए। भाग 3, तात्कालिक तबाही, जब सब कुछ डूब गया। उस समय के मंजर की जरा कल्पना करके देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजारों लाखों की आबादी अचानक खुद को अपने ही डूबे हुए घरों की छतों पर फंसा हुआ पाती है, और वो वहां कोई 1 या 2 घंटे के लिए नहीं, बल्कि कई कई दिनों तक फंसे रहे। उनके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उफनता हुआ गंदा पानी था, और भागने का कोई रास्ता नहीं। नीचे उनका पूरा जीवन, उनका घर, उनके जानवर डूब रहे थे, और ऊपर से लगातार बारिश हो रही थी। सच में ये बेबसी और डर का एक ऐसा स्तर है जिसे आज शब्दों में शायद ही बयां किया जा सके। अगर हम इस तबाही के पैमाने की बात करें तो आंकड़े सचमुच डराने वाले हैं। चीन के बहुत बड़े हिस्से पूरी तरह से पानी के नीचे जा चुके थे। हजारों शहर और गांव इसी चपेट में आ गए, और एक ही झटके में करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ा। लोगों की खेती, उनके मवेशी, उनका सामान, सब कुछ बस पानी में बह गया। जो परिवार पीढ़ियों से वहां रह रहे थे, वो रातों रात सड़कों पर आ गए। लाखों लोग एक ही पल में बेघर हो गए। ये एक ऐसी तबाही थी जिसने पलक झपकते ही सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। भाग 4, त्रासदी की दूसरी लहर, बीमारियां और भुखमरी। अब अगर तात्कालिक और बाद के प्रभावों को देखेंगे तो असली खौफ तो बाद में शुरू हुआ। पानी में डूबना तो बस एक शुरुआत भर थी। एक तरफ तो तुरंत होने वाले नुकसान थे, जैसे बाढ़ में सीधे डूब जाना, लोगों और जानवरों का तेज बहाव में बह जाना और घरों का तुरंत टूटना। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी ज्यादा भयानक था। जो लोग पानी से बच गए, वो नष्ट हुई फसलों की वजह से भयानक भुखमरी का शिकार हो गए। खाने और साफ पीने के पानी की इतनी कमी हो गई कि हालात बद से बदतर हो गए। इस गंदे और दूषित पानी की वजह से हैजा, जिसे हम कॉलरा कहते हैं, और टाइफाइड जैसी जानलेवा बीमारियां महामारी बनकर बहुत तेजी से फैलने लगी।
शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन बाढ़ से बचने के बाद भूख और बीमारी से तड़पकर मरने वालों की संख्या पानी में डूबकर मरने वालों से कहीं ज्यादा थी। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ इस आपदा का बहुत बड़ा भौगोलिक दायरा था, जो 3 बड़ी नदियों के क्षेत्र में फैला था और करोड़ों जिंदगियों को तबाह कर रहा था। नदियां किसी समंदर जैसी लग रही थी। लेकिन दूसरी तरफ उस समय की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? 1931 में चीन के पास कोई भी आधुनिक वार्निंग सिस्टम या मजबूत रेस्क्यू तकनीक बिल्कुल नहीं थी। उस जमाने में ना तो आज की तरह सैटेलाइट थे जो मौसम का पहले से पता लगा सकें, और ना ही कोई ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम था जिससे लोगों को पहले से अलर्ट किया जा सके। किसी को संभलने या भागने का कोई मौका नहीं मिला। इसी तकनीक और बुनियादी ढांचे की कमी ने इस नुकसान को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। भाग 5, एक भयानक विरासत, इतिहास की सबसे घातक बाढ़। इतने साल बीत जाने के बाद भी यह घटना इतिहास के पन्नों में एक कभी न भरने वाले घाव की तरह दर्ज है। इसे पूरी दुनिया में इतिहास की सबसे घातक बाढ़ माना जाता है। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा, मौतों का आंकड़ा इतना विशाल है कि कोई भी इसकी मानवीय कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि जब बाढ़ का पानी उतर भी गया, तब भी कई महीनों तक लोगों के लिए हालात बदतर ही बने रहे। भुखमरी, बेघर होना और महामारियां बहुत लंबे समय तक लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही थी। जिंदगियों को वापस पटरी पर लाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। इस आपदा ने उस पूरी पीढ़ी को एक ऐसा दर्द दिया जिससे उबरने में दशकों लग गए। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। आज हमारे पास बहुत ही एडवांस तकनीक है, सैटेलाइट्स हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जरा सोचने वाली बात है कि अगर आज के समय में अचानक पर्यावरण में ऐसा ही कोई भयंकर बदलाव आ जाए, जैसे भयंकर सूखे के तुरंत बाद अत्यधिक बारिश और बाढ़, तो क्या हमारे ये आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम सच में इतने बड़े पैमाने की तबाही को रोकने के लिए काफी होंगे? प्रकृति की इस अपार ताकत के सामने हमारी आज की तैयारियां कितनी पुख्ता हैं? इसी एक जरूरी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। प्रकृति और हमारे पर्यावरण को समझना एक ऐसा सफर है जो हमेशा चलता रहेगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।